अनुच्छेद 19(2) सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और लोक व्यवस्था, इस पर बात चल रही थी और आपसे कहा गया था कि लोक व्यवस्था और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट दोनों स्पेसिफिकली मेंशन अनुच्छेद 19(2) में। और यह भी ठीक कि लोक व्यवस्था, इसके अंतर्गत जिन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा वे प्रश्न अंततः ऐसी समस्या खड़ी कर सकते हैं कि मतलब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इससे जुड़ जाए, लेकिन प्रत्येक लोक व्यवस्था की समस्या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की भी समस्या हो ऐसा आवश्यक नहीं होता, हर बार ऐसा जरूरी नहीं। और चूंकि दोनों सेपरेट हेड मेंशन किए गए अनुच्छेद 19(2) में, इसका मतलब यह हो गया कि जहां तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका मतलब है, वहां तक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को लोक व्यवस्था में शामिल नहीं माना जाएगा। और इसका परिणाम जो यथार्थ के धरातल पर होगा, जो ग्राउंड पर इसका परिणाम आएगा, वो ग्राउंड पर परिणाम यह होगा कि यदि आपने ऐसी अभिव्यक्ति दी जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे लोक व्यवस्था बाधित हो रही है, तो भी आपकी अभिव्यक्ति को सीमित किया जा सकेगा। ठीक है। और अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अलग से मेंशन न होती, लोक व्यवस्था में ही शामिल होती, या लोक व्यवस्था अलग से मेंशन न होती, तो स्थिति यह बनती कि जब तक आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को खतरे में डालने वाला बयान या अभिव्यक्ति ये नहीं देते हैं, तब तक लोक व्यवस्था सेपरेट हेड न होने के कारण से आपकी अभिव्यक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। और अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हटा दें, केवल लोक व्यवस्था इसे रखें, और आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोक व्यवस्था तो बाधित होती किंतु सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कोई खतरा न होता, तो उस दशा में जब तक आपकी अभिव्यक्ति लोक व्यवस्था को इस हद तक भंग न कर देती, ठीक है, कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये भी प्रभावित होने लगे, तब तक आपकी अभिव्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। यह तर्क के लिए कहा जा सकता था, और यह कहा जा सकता था कि लोक व्यवस्था और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पर्यायवाची के अर्थ में अनुच्छेद 19(2) में उपयोग की गई, ये तर्क दिए जा सकते थे, भले ही रिजेक्ट हो जाते, लेकिन ये कहा जा सकता था कि यहां लोक व्यवस्था और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट दोनों पर्यायवाची के अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात कोई अभिव्यक्ति यदि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए खतरा नहीं बन रही है तो उसे लोक व्यवस्था संबंधी प्रश्न मानकर अभिव्यक्ति रोकी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तर्क के लिए कहा जा सकता था। और अगर तर्क के लिए कहा जाता तो संभावना यह भी है कि हो सकता उच्चतम न्यायालय कभी इस इंटरप्रिटेशन को स्वीकार कर लेता कि हां, ऐसी लोक व्यवस्था की समस्या जो किसी अभिव्यक्ति से पैदा हो रही है, किंतु वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसके लिए कोई समस्या नहीं, तो ऐसी लोक व्यवस्था की समस्या एक सामान्य लोक व्यवस्था की समस्या है, और इस समस्या के समाधान हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा अर्थान्वयन, ठीक है, ऐसा इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अगर कर देता तो फिर लोक अव्यवस्था, इसे पैदा करने वाली अभिव्यक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन बदल न दे। इसलिए समस्या का समाधान कर दिया गया। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इसे सेपरेट हेड में वर्णित कर दिया और आपका लोक व्यवस्था इसे सेपरेट हेड में वर्णित कर दिया। अब आपने कोई अभिव्यक्ति ऐसी दी जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए समस्या है किंतु लोक व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं कर रही। जैसे हमने उदाहरण दिया, आपने कहा तिब्बत चीन का हिस्सा है। ये चीज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए समस्या पैदा कर रही है। आप आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं, ठीक है, और उस जासूसी को न्यायोचित ठहराने वाले, ठीक है, कोई राइटर्स हैं, कोई अन्य व्यक्ति, वो फिल्म आदि किसी भी माध्यम से उस जासूसी को एक ठीक करते हैं, ये बता रहे हैं। तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसके लिए आपका करते समस्या बन रहा है और उसको जो अभिव्यक्ति न्यायोचित ठहरा रही वो भी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए एक समस्या पैदा कर रही है। लेकिन लोक व्यवस्था यह प्रभावित है। कोई अशांति, कोई बलवा, कोई दंगा, ये इस कारण से हो ही नहीं रहा। तो आप कैसे रोकेंगे अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ये सेपरेटेड नहीं होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का? तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो लोक व्यवस्था की समस्या को पैदा करे। और अगर लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हुई किंतु वो इतनी गंभीर अभी नहीं हुई कि उससे राज्य की सुरक्षा को कोई संकट पैदा हो जाए, तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि हम उस अभिव्यक्ति को रोकें या नहीं रोकें। यदि सुप्रीम जुडिशियरी का यह रुख आ गया कि लोक व्यवस्था की साधारण समस्याओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जाना चाहिए, अगर यह रुख उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपना लिया, जिसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसी उच्च न्यायालय और इसी उच्चतम न्यायालय से एडीएम जबलपुर और एके गोपालन जैसे मुकदमे डिसाइड हुए हैं, जिनमें बिल्कुल अतार्किक और अयुक्ति संगत बातें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई। हालांकि उसके बाद वो रिव्यू हुई और वो बदली गई, लेकिन जब रिव्यू हुई और जो बदली गई तब तक एक लंबा समय बीत चुका था। और जहां तक राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो, वहां किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। इट इज द रीजन व्हाई वी हैव मेंशन्ड both head separately under Article 19 subsection 2. Then what is the true meaning of the term public order and security of the state under Article 19(2)? It is the question, and we have discussed earlier that under Article 19(2) public order is not a synonymous term, ठीक है, किसके? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के। ये ठीक है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी कई बार इस कदर भंग हो सकती है कि उससे लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाए। लेकिन हमेशा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी भंग होना लोक व्यवस्था की समस्या को पैदा करेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए पब्लिक पीस, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जब तीनों मिलती हैं और जब आपके काम से तीनों को नुकसान होना शुरू होता है, तो लोक व्यवस्था की समस्या पैदा होती ही है, ये सही है। लेकिन
अपवादिक तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि लोक सुरक्षा और लोक शांति, इससे कोई खतरा हुए बिना केवल पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ये डिस्टर्ब हो। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग आप गूगल में डिक्शनरी पर देख लेंगे। तो केवल पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, इसे नुकसान पहुंचे और मसला तब भी लोक व्यवस्था में आ जाए। लेकिन ऐसा अपवादिक तौर पर होता है। सामान्य तौर पर जब कोई चीज पब्लिक पीस, पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी तीनों को नुकसान पहुंचाती है, तब लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हुई, ऐसा बोला जाता है। यानी आपकी अभिव्यक्ति जब लोक शांति, लोक सुरक्षा, ठीक है, और लोक संरक्षा इसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तब मसला लोक व्यवस्था का बनता है। हाँ, यह भी ठीक है कि कई बार ऐसा होगा कि केवल लोक संरक्षा इसे नुकसान पहुंचाया जाएगा, लोक शांति और लोक सुरक्षा इसे कोई खतरा नहीं होगा, फिर भी लोक व्यवस्था की समस्या होगी। और कई बार ऐसा भी होगा कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को नुकसान पहुंचाया जाएगा अपनी अभिव्यक्ति से, लेकिन लोक व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होगी। जैसे हमने कहा था कि एक आदमी रात में तेज आवाज में म्यूजिक बजा रहा है, अब यह हो सकता है कि उस सोसाइटी के लोग सहनशील हो और कुछ ना करें, ठीक है, तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वायलेट हुई है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर को कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह भी हो सकता है कि कहीं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का इस प्रकार बाधित किया जाना लोक व्यवस्था की समस्या बन जाए। इसके एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात एग्जैक्ट कही जा सकती है कि लोक व्यवस्था, लोक शांति, ठीक है, और लोक सुरक्षा, इससे जुड़े हुए सवाल, लोक व्यवस्था संबंधी सवाल होते हैं, ठीक है। यानी अगर पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक सेफ्टी ये वायलेट हो रही एक साथ किसी काम से, तो निश्चित तौर पर लोक व्यवस्था की समस्या है, यह कहा जा सकता है। अन्यथा सामान्य अर्थों में अगर सिर्फ अशांति हुई है, ठीक है, अशांति मतलब शोर है, नॉइज है, उसे वो शांति जिसे सामाजिक शांति कहा जाता है, ठीक है, सामाजिक शांति उस दशा को कहा जाता है जहां शोर तो होता है, ध्वनि तो होती है, लेकिन जो सामाजिक गतिविधि है वो अबाध रूप से चलती रहती है। तो सामाजिक गतिविधि किए जाने से जो शोर उत्पन्न हो रहा है उसे अशांति नहीं बल्कि सामाजिक शांति यही माना जाता है। जितने समय कहा जाएगा कि सामाजिक शांति है, शांति की दशा है। तो ऐसी अभिव्यक्ति जो सामाजिक अशांति को जन्म देती है उसे लोक व्यवस्था, इसे नुकसान पहुंचाने वाली अभिव्यक्ति माना जाएगा। यहां तक कल बात हुई थी। और जहां तक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इसका सवाल है, तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जब आपसे पहले भी हमने कहा, जब स्टेट को हटाने के लिए कोई अभिव्यक्ति दी जाएगी, ठीक है, राज्य यानी जो व्यवस्था स्थापित की गई है, जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ये अपनाया है, जो हमने राजकीय व्यवस्था, जो हमने राज्य व्यवस्था, जो हमने शासन की व्यवस्था अपनाई है, जब उसे हटाने की बात होगी
तब ये माना जाएगा कि आपकी अभिव्यक्ति सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इसको खतरे में डाल रही है। आप केवल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इससे कोई खतरा नहीं माना जाता। यहां स्टेट से तात्पर्य सरकार नहीं, यहां स्टेट से तात्पर्य राज व्यवस्था है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं लोकतंत्र में तो साहब फला वर्ग की अनदेखी होती है या ये व्यवस्था गरीबों के खिलाफ है, इस व्यवस्था में तो अमीरों का हित पोषण हो रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। अब आपकी अभिव्यक्ति स्टेट के अगेंस्ट जा रही है और अब आपकी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध ये लगाए जाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपके जो आपकी अभिव्यक्ति है इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि ये ठीक है कि विदेशों में सिर्फ शोर के आधार पर लोक व्यवस्था की समस्या मानी गई, ये वहां यहां तक सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट खतरे में नहीं मानी गई आपके काम से कि आप झंडा, मां का जो राष्ट्रीय झंडा है उसे भी जला दो, तो भी उन्होंने माना कि नहीं आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही उपभोग कर रहे हो। लेकिन हमारे यहां इस लेवल तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी आपको नहीं मिली है। हालांकि ये ठीक है, जैसे इंग्लैंड वगैरह में क्या है कि प्रिवी काउंसिल का डिसीजन है कि केवल लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा था, तब भी उन्होंने माना कि लाउड स्पीकर के उपयोग से जो शोर पैदा हो रहा है, इस शोर के कारण ठीक है इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है और उन लाउड स्पीकर के उपयोग को रोका। लेकिन हमारे यहां केवल शोर, इसे लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने लायक नहीं समझा गया है। हमारे यहां क्या माना कि जब तक शोर इस लेवल पे ना हो कि वो शांति की समस्या भी पैदा कर दे, जब वो शांति की समस्या भी पैदा करेगा, खाली शोर है कोई दिक्कत नहीं, होता ही है हमारे यहां। हमारे रोज ही शोर तो इतना अधिक होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। आप देखो जरा कभी सड़क पर निकलो, हॉर्न पर उंगली रख ली और बस कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं हॉर्न देने का। हॉर्न क्यों होता है वाहन में? इसलिए कि जब उसकी जरूरत हो तब उपयोग करिए। लेकिन हॉर्न पर उंगली रखनी है और लगातार हॉर्न बज रहा है लगातार, और आप जरा उन्हें टोक कर देखिए, आपको तुरंत अपनी हैसियत ध्यान में आ जाएगी। जरा टोक कर देखिए उनको। हॉर्न इतनी तेज आवाज की है कि 2 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी सुन ले, इतने तेज हॉर्न की कोई जरूरत नहीं। इस पर चालान भी है हमारे यहां। लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे यहां शोर ये कोई समस्या ही नहीं माना। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में केवल शोर, इसके आधार पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया है। लेकिन चूंकि हमारे यहां प्रतिबंध के हेठ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध के हेठ है वो अनुच्छेद 19(2) में दिए, और उन आधारों पर कानून बनाकर ही किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। इसलिए शोर वहां मेंशन नहीं है।
और जब शोर वहां मेंशन नहीं है तो हमारे यहां केवल शोर, इसके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। जब तक कि शोर, शांति, लोक सुरक्षा या लोक संरक्षा इसकी समस्या को भी न पैदा करने लगे, अर्थात वो लोक व्यवस्था की समस्या न बन जाए, तब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। तो लोक व्यवस्था का मतलब हुआ पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मतलब हुआ कि राज्य व्यवस्था, इसे खत्म करने के लिए जब आप अभिव्यक्ति देते हैं तब राज्य की सुरक्षा को आप संकट पैदा कर रहे हो, यह माना जाएगा। यानी राज्य जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, इस टर्म का जो अर्थ यहां पर आया है वो ओवरथ्रोइंग ऑफ द स्टेट, इस रूप में लिया जाएगा। और जब तक आपकी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं है तब तक आपकी अभिव्यक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। और अगर ओवरथ्रोइंग ऑफ द स्टेट, इसके लिए आप अपनी अभिव्यक्ति से किसी को प्रेरित कर रहे हो तो पुरानी आईपीसी में धारा 124A थी, और जब न्याय संहिता हम लोगों ने देखना शुरू की है तो न्याय संहिता में भी ऐसे प्रोविजंस मिल जाएंगे जो आपकी अभिव्यक्ति को सीमित करने के संबंध में या आपकी अभिव्यक्ति के लिए आपको दंडित करने के संबंध में प्रावधान कर रहे हैं। पहले 124A था, और 124A ये स्वतंत्रता के पूर्व सरकार के द्वारा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 124A को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के आधार पर चुनौती मिली, क्योंकि उसमें लिखा था विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध। अगर आप फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन ये पैदा कर रहे हो तो आपको राजद्रोह इसका दोषी मानकर दंडित किया जा सकता है। यद्यपि 124A में अन्य बातें भी लिखी, लेकिन प्रमुख बात जिसके आधार पर चुनौती उसे मिली थी वो यही बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुकदमे का नाम केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित नियम है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट का दो इंटरप्रिटेशन, उसके दो अर्थान्वयन ये संभव है तो हमेशा वो अर्थान्वयन ग्रहण होना चाहिए जो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए रखता है। जो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना देता है वो अर्थान्वयन ग्रहण होना ही नहीं चाहिए। तो विधि द्वारा स्थापित सरकार, इसके विरुद्ध डिसअफेक्शन पैदा करने वाली अभिव्यक्ति यदि आप दे रहे हो तो आपको दंडित किया जा सकता है। इस बात के दो अर्थ संभव है। एक बात तो यह हो गई कि जो सरकार चुनी गई है इलेक्शन लॉज के मुताबिक, उसके प्रति अगर आप डिसअफेक्शन पैदा करने वाली अभिव्यक्ति दे रहे हो तो आपको दंडित किया जाएगा। और अगर यह अर्थ ले लिया जाए तो मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल यह हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का या सरकार की आलोचना करने का हक होता है, और तब यह मसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका यह अर्थ लिया जाए कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति डिसअफेक्शन, इसका मतलब लोकतंत्रात्मक ढंग से जो सरकार चुनकर आ रही है इस ढंग के प्रति डिसअफेक्शन, आप ये चाहते हो कि लोकतंत्र से सरकार का चुनाव नहीं होना चाहिए, इसके प्रति आप डिसअफेक्शन पैदा कर रहे हो,
तो आपको दंडित किया जाएगा। अगर ये इंटरप्रिटेशन ले लिया जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है। तो उन्होंने कहा इसका सीमित अर्थान्वयन लिया जाएगा। दो अर्थान्वयन संभव है, एक इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बनाता है, दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक अर्थान्वयन ले ले तो ओवरथ्रोइंग ऑफ द स्टेट, यह कॉन्सेप्ट आ जाता है, और एक अर्थान्वयन ले तो सिर्फ सरकार की आलोचना, यहां तक मसला बचता है। तो हम दूसरा अर्थान्वयन ग्रहण करेंगे और 124 का सीमित अर्थान्वयन करेंगे, और 124 कॉन्स्टिट्यूशनल है, बनी रहेंगे। ऐसे मसला 295A का, 295A आईपीसी पुरानी, उसमें एक सेक्शन है कि अगर आप क्या करते हैं, डेलिबरेटली, जानबूझकर, दुराशय से, डेलिबरेटली और दुराशय से, जानबूझकर और दुराशय से, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। आप जानबूझकर, दुराशय से, बोलकर, लिखकर या देखने योग्य संकेतों के माध्यम से किसी वर्ग की जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको अमुक दंड से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे होना चाहिए? जानबूझकर, दुराशयपूर्वक। जब तक जानबूझकर और दुराशयपूर्वक नहीं है तब तक किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब धर्म की जो बुराइयां हैं उन पर प्रहार किया जाएगा, और सेकुलर स्टेट में उन पर प्रहार करने का हक सबको है। ठीक है, धर्म कोई हो, उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, वो धर्म जब शुरू हुआ होगा तब वो भले ही अच्छाइयां रही हों या उनका एक अर्थान्वयन अगर किया जाए तो वो अच्छाई साबित हो जाए, लेकिन समाज में वो जिस रूप में चल रही है उस रूप में बुराई के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप सती शब्द की कितनी भी अच्छी व्याख्या कर लें, वर्तमान में वो स्त्री हत्या से के अलावा कुछ भी नहीं है। आप 3 तलाक की कितनी भी बेहतर व्यवस्था, ठीक है, व्याख्या कर लें, लेकिन वर्तमान में वो स्त्री शोषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो अगर ये बात, तो आलोचना होगी, और आप कहें हमारी धार्मिक भावनाएं इन्हें नुकसान पहुंचा है, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन 295A ये कह रहा है कि डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली, जानबूझकर और दुराशय पूर्वक। यहां जानबूझकर आलोचना हो रही है कि तो दुराशय से नहीं हो रही, आलोचना जानबूझकर है, बोलकर, लिखकर, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसी के माध्यम से हो रही, लेकिन दुराशय से नहीं है। और आशय, यही तो महत्व की बात है। महत्व की बात काम नहीं है, महत्व की बात आपका आशय है। ठीक है, जैसे आदमी विचारशील प्राणी है, इसलिए आदमी महत्वपूर्ण है, यह सोचना ही बेवकूफी की बात है। क्योंकि अगर आदमी विचारशील प्राणी है सिर्फ इसीलिए वो महत्व का, ठीक है, महत्व का क्रिएशन है ईश्वर का, तो एआई आदमी से ज्यादा विचारशील है, कंप्यूटर आदमी से ज्यादा विचारशील है। ठीक है, एआई जितनी देर में तुम एक आइडिया सोचोगे उतनी देर में वो 20 सोचेगा, और हो सकता है एआई से ज्यादा बढ़िया कोई चीज आ जाए। तो आदमी का महत्व और आदमी की महिमा ये उसके विचारशील होने में नहीं है, ये उसके
चीजों को अनुभव कर लेने की क्षमता, यानी उसकी संवेदनशीलता में है। आदमी चीजों को अनुभव कर सकता है और उस अनुभव से सीख सकता है, और उस सीख से वो स्वयं को और दूसरों को बेहतर बना सकता है। इसमें है उसकी महिमा। ठीक है, उसके विचार में, उसके विचार करने की शक्ति में उसकी महिमा नहीं है। और इसीलिए आप देखें समाज में ज्ञानी और विचारशील ये सम्मानित नहीं है, संवेदनशील सम्मानित है। राम संवेदनशील है, रावण विचारशील है। अगर राम को हम भगवान न माने तो विद्वता में राम कहीं टिकता नहीं रावण के सामने, उसको तो हमने कहीं है ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी इस देश ने राम की पूजा की है, रावण की नहीं। और ना ये देश कभी रावण की पूजा करेगा, क्योंकि व्यक्ति की महानता, व्यक्ति की गरिमा ये उसके अनुभव करने की क्षमता में है, ये उसकी संवेदनशीलता में है। राम संवेदनशील है। रावण के शव का भी वो अपमान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण उन्हें अपने ही शरीर के समान प्रिय हैं। उनको शक्ति जिस व्यक्ति ने मारी है उसके शव का भी अपमान नहीं किया उन्होंने। यही कहा कि भाई ठीक है, जिससे दुश्मनी थी वो तो है ही नहीं अब, और शव का अंतिम संस्कार किए। प्रियजनों और आत्मीयजनों का हक है, हम उसमें क्यों बाधा बने। ठीक है, सीता जिसके लिए उन्होंने इतने उद्योग और प्रयत्न किए, उस व्यक्ति जिसने उनका हरण किया, उसकी भी मृत्यु के उपरांत उन्होंने उसके साथ या उसके शव के साथ कोई दुर्व्यवहार ये किया ही नहीं। इसलिए वो संवेदनशील है, इसलिए वो महान है। ठीक है, तो धर्म इसके प्रति जानबूझकर अगर कुछ कहा जा रहा, सिर्फ इतना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक व्यवस्था की कोई समस्या पैदा नहीं होती। इससे एक वर्ग नाराज हो सकता है, इससे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसको भी कोई समस्या नहीं। लेकिन 295A इसका उपयोग ऐसे भी हो सकता है और मूर्ख ऐसे ही करते हैं। जो मूर्ख होता है वो किसी भी बात को, किसी भी व्यवस्था को नष्ट करके रख देता है अपनी मूर्खतापूर्ण सोच से। जैसे बराबरी बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन बराबरी इस तर्क ने, समानता के भाव ने एक मूर्खों का ऐसा वर्ग तैयार किया है समाज में जिससे निपटना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बराबरी के नाम पर एक मूर्खों का वर्ग तैयार हुआ है पूरा, और वो पूरे समाज में मूर्खतापूर्ण हरकतें करता घूम रहा है बराबरी के नाम पर। बराबरी की ऐसी रेड़ मार कर रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं, जबकि बराबरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जिस ढंग की बराबरी की बात की गई है उस ढंग की बराबरी होनी ही चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसकी बात की गई है। बाकी बराबरी प्रकृति में ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। आप बेहतर चित्रकार हो सकते हैं तो हम बेहतर वकील हो सकते हैं, ना आप बेहतर वकील हो सकते हैं ना हम बेहतर चित्रकार हो सकते हैं। गैर बराबरी, और ये गैर बराबरी ही दुनिया को खूबसूरत बनाती है। अगर ये गैर बराबरी नहीं होगी तो दुनिया सुंदर ही नहीं होगी, दुनिया खराब होगी। कहते ना कि जब ईश्वर है इस पर विश्वास नहीं आता, कैसे मान लें ईश्वर है। और जिस दिन ईश्वर का साक्षात्कार होता उस दिन भी विश्वास नहीं आता कि हाय इतना प्रत्यक्षता और हमें दिखाई नहीं।
ठीक है, इतना कण-कण में व्याप्त था और फिर भी हमें नहीं दिखा। तो अविश्वास तो दोनों दशाओं में होता है। तो वही है कि मूर्ख तो किसी भी चीज की ऋण मार कर रख देता है। तो मूर्ख 295A का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकता है कि अगर जानबूझकर हमने किसी व्यक्ति की आलोचना की या किसी रिलीजियस फीलिंग या किसी रिलीजियस बात के लिए, किसी रिलीजियस बिलीफ के लिए, किसी धार्मिक विश्वास को आलोचना का विषय बनाया, तो मूर्ख यह भी कह सकता है कि तब हमने 295A को वायलेट किया। और यह मूर्ख सत्ता में बैठा हो सकता है, ठीक है। और जब सत्ता में बैठा होगा तो प्रथमता एफआईआर तो मेरे खिलाफ लिख ही लेगा। प्रथमता तो एफआईआर लिख ही लेगा, उसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल कहां चलेगा? क्रिमिनल कोर्ट में। और कल भी हमने कहा कि भारत में पेंडेंसी, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि जो लोअर कोर्ट से हो जाना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। कैसे खत्म कर लेंगे आप पेंडेंसी? अगर जो लोअर कोर्ट से हो रहा है वो लोअर कोर्ट में ही हो जाए तो हाई कोर्ट में पेंडेंसी अपने आप खत्म, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी अपने आप खत्म। जब जो यहां होना चाहिए वो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो पेंडेंसी तो रहेगी और अन्याय भी होगा। अब पहलू दोनों होते हैं। यह भी सही है कि हिंदुस्तान में कोई गवाही ही नहीं देता, कोई कुछ करता ही नहीं। तो अगर हमने जो यही हो जाना चाहिए यही करना शुरू कर दिया तो फिर जितना व्यवस्था अभी चल रही इसका भी भट्टा बैठ जाएगा। हमें मालूम है, ये पेपर मेरे सामने रखे, इसके मुताबिक बेल हो जानी चाहिए, इसके मुताबिक मुकदमा छूट जाना चाहिए। छोड़ दिया हमने तो 20 दिन में बेल होके आ जाएगी 302 में, ठीक है। और 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल चलेगा, 1 साल में मुकदमा फैसला कर देंगे, 302 मुकदमा छूट जाएगा और फिर कत्लों की बाढ़ आएगी। चोरी में तो आज तक कोई गवाही देने आया हो, 20 साल की मेरी प्रैक्टिस है, 20-25 साल की, देखा ही नहीं हमने। अब ये चोर जीवन हराम कर देंगे लोगों का, ये जीने नहीं देंगे लोगों को। इसलिए ये व्यवस्था भी है कि कम से कम यहां सजा कर तो हो और ना हो, आगे छूट जाएगा। अपील में कुछ तो तंग होंगे, कुछ तो परेशान होंगे। व्यवस्थाएं सारी हैं, ऐसे ही चलता है। लेकिन हम आपको एक बात अपनी रख रहे हैं कि अगर मूर्ख कार्यपालिका में है तो क्रिमिनल कोर्ट हमारा ट्रायल होगा और नीचे सजा ही हो जाएगी, नीचे तो सजा ही हो जाएगी। मीनिंग देयर भाई जो ट्रेंड है उसमें नीचे सजा हो जाएगी। अब हम सुप्रीम कोर्ट तो छूट भी गए तो हम तंग कितना हुए और अनावश्यक तंग हुए। इसके कारण से 295A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती मिली लोक व्यवस्था के आधार पर कि इससे क्या हो सकता है, नहीं सॉरी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अयुक्ति संगत प्रतिबंध अधिरोपित करने के कारण से। और सरकार ने जो बचाव किया वो इस नाते किया कि हमने ये लिखा हुआ है कि डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली, दुराशयपूर्वक और जानबूझकर, अगर आप दूसरे के धार्मिक विश्वासों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम 295A में कार्रवाई करेंगे। अगर दुराशयपूर्वक है ही नहीं मसला तो हम कार्रवाई क्यों करेंगे? तो कोर्ट ने फिर वही व्यू अपनाया कि अगर 2 इंटरप्रिटेशन संभव है, और यहां तो 2 इंटरप्रिटेशन की जरूरत भी नहीं। पिटिशनर्स का तर्क था कि इससे तो अगर धार्मिक विश्वासों के प्रति कुछ छोटी बात, ठीक है, कुछ छोटी बात मीनिंग देयर भाई सामान्य आलोचना अगर की जाएगी तो भी 295A के अंतर्गत कार्रवाई संभव है, जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक अयुक्ति संगत निर्बंधन है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसमें विधायिका ने सुरक्षा ली हुई है और यह कहा है कि दुराशयपूर्वक, जानबूझकर दुराशयपूर्वक
तो आपने क्या कहा और किस भाषा में कहा? खराब से खराब बात कही जाए, ठीक है, लेकिन लहजा बेहतर हो तो खराब बात भी खराब नहीं लगती। ठीक है, हम कहें कि तुम झूठ बोल रहे हो और हम ये कहें कि आपकी बात ठीक नहीं, ठीक है, बात हमने वही कही है। ठीक है, हमने कहा कि आपने हमसे पूछा कि आपका क्या मत है इस बारे में, और हम ये कहना चाहते तुम बिल्कुल गलत हो, लेकिन हमने ये कहा कि सत्य आपसे सुना नहीं जाएगा और झूठ हम बोलना नहीं चाहते, तो हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी सब कुछ कह दिया। कुछ भी नहीं कहा हमने सिर्फ इतना ही कहा कि सत्य आप सहन नहीं कर पाओगे और झूठ हम बोलना नहीं चाहते, इसलिए इस विषय पर मेरी राय न लें। अब बच्चा क्या कहने को, तो कहने का ढंग ये अगर ठीक है तो आप आलोचना भी कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? हम तो यहां बैठ के सभी धर्मों की आलोचना करते हैं, खूब करते हैं, और सबके सामने करते हैं, सभी धर्मावलंबियों के सामने करते हैं, इसमें क्या है? आपका आशय क्या है, आप क्या कह रहे हो? महत्व तो इस बात का होता है। और धर्म बुरे नहीं होते, आपके इंटरप्रिटेशन खराब होते हैं, आपने ठीक अर्थान्वयन किया ही नहीं है। और वही है, जैसे समानता का अर्थ हो गया बदतमीजी, स्वतंत्रता का अर्थ हो गया उद्दंडता। ठीक है, ये आपने जो किए हैं उसका ये परिणाम है। तो कोर्ट ने कहा नहीं, 295A कॉन्स्टिट्यूशनल, ये लोक व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हम आपको ये बता रहे हैं कि वे प्रोविजंस जो लोक सुरक्षा, लोक शांति और लोक संरक्षा, इनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि सीमित भी करते हैं तो वो युक्ति संगत निर्बंधन माना गया है। ठीक है, क्योंकि लोक व्यवस्था आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के आधार के तौर पर अनुच्छेद 19 में वर्णित है, और लोक व्यवस्था के आधार पर या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के आधार पर कौन कौन से सेक्शन हैं कानूनों में, विभिन्न कानूनों में, जिनके आधार पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया है। यानी सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, वाकई ऐसा हुआ भी है। और युक्ति संगत निर्बंधन इन सेक्शंस द्वारा लगाए गए निर्बंधन युक्ति संगत माने गए, अयुक्ति संगत ये भी माने जा सकते हैं। आपको हमने पहले कहा कि क्या हुआ, ये अपील हुई कि अमुक जो टैक्स लॉ है उसके मुताबिक कोई टैक्स गवर्नमेंट को न दिया जाए। आप इस अभिव्यक्ति को रोक रहे हैं या इस प्रकार की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अयुक्ति संगत माना, क्योंकि आप इसमें बताएं कि कर न देने की जो बात कही गई है वो यदि इस उद्देश्य से कही गई है कि ओवरथ्रोइंग ऑफ द स्टेट हो जाए, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो। जैसे एक मुकदमा आता है वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हम लोग पढ़कर आए हैं कि प्रतिबंध लगाने का फंडामेंटल राइट्स पर जो कानून है ये स्वयं में ठीक हो सकता है। कानून एकदम ठीक है, कानून में कोई बुराई नहीं, ठीक है। फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून होना चाहिए वो कैसा हो, युक्ति संगत निर्बंधन लगाता हो, जितनी जरूरत हो उतना लगाता हो, और उसमें कानून की विशेषताएं मौजूद हो। कानून की विशेषता किसी भी अधिनियम में मौजूद है, ये कब कहा जाता है, जब उसमें सुविधि होने की सारी विशेषताएं मौजूद हो, ठीक है ना। और सुविधि होने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं चाहिए होती हैं, यानी अधिनियमित विधि नहीं, ठीक है ना, अधिनियमित विधि नहीं, बल्कि एक उचित और सम्यक विधि,
ये कौन सी मानी जाती? जब हम लोग अनुच्छेद 21 में मेनका गांधी पढ़ेंगे तो विस्तार से उस पर बात होगी। लेकिन यहां सिर्फ इतना समझ लेंगे कि जिसमें प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक और सारभूत सुरक्षाएं अंतर्निहित हो, इनहेरेंट हो, उसी कानून को हम एक सुविधि की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि आदमी, जैसे आपने कोई कानून बनाया कि अमुक व्यक्ति को अमुक दंड इस कानून के कारण से दिया जा सकेगा, तो उसके अंतर्गत जब दंड दिया जाएगा तो अपील कहां होगी, यह भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि कोई डिसीजन आदमी अगर दे रहा है तो उसमें गलत होने की संभावना है, और उस गलत डिसीजन को रेक्टिफाई होना ही चाहिए, और रेक्टिफाई वो रिवीजन अपील इसी से हो सकता है। तो उसकी व्यवस्था आपको कानून में देनी चाहिए, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कानून ठीक नहीं है, और फिर उसको खत्म होना चाहिए। और यह भी हो सकता है कि कानून खुद में एकदम ठीक है, कानून एकदम ठीक है, कानून कहता है कि वे फिल्में जो समाज में घृणा पैदा करती, अश्लीलता परोसती, उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की राय में जो ऐसा करती हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी फिल्म को अश्लील बताते तो उसकी अपील फला जगह होगी। यानी कानून खुद में ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय ने बिल्कुल गलत ढंग से जो फिल्म अश्लील नहीं थी उसे भी अश्लील मान लिया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय मूर्ख हैं। नग्नता और अश्लीलता, इसके बीच कोई आवश्यक संबंध होता ही नहीं। ठीक है, नग्नता अलग बात है और अश्लीलता अलग बात है। नग्नता सदैव आपके मन में सेक्सुअल टेंडेंसी पैदा ही नहीं करती, और वो जो सेक्सुअल टेंडेंसी पैदा करे उसे पैदा करने वाला जो मटेरियल है उसमें नग्नता हो न हो वो अश्लील है। ठीक है, जो पोर्नोग्राफिक किताबें हैं, जो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर है, उसमें एक भी तस्वीर नहीं होती, एक भी नहीं होती, और फिर भी वो अश्लील है। कई उपन्यास जासूसी उपन्यास, कहने को वो जासूसी उपन्यास होते हैं, हमें बड़ा शौक रहा है जासूसी उपन्यास पढ़ने का, फिल्में देखने का, इसलिए खूब अनुभव है। जो कहने को जासूसी उपन्यास है, आप पढ़कर देखो, उसमें एक भी गाली नहीं है, एक भी पिक्चर नहीं है। आफ्टर दैट वो इस प्रकार की भावनाओं को उत्तेजित करने में समर्थ है। ये अश्लील है। नग्नता अश्लील नहीं होती, हमेशा नग्नता अश्लील हो ऐसा नहीं है। नग्नता अश्लील हो सकती है और नग्नता अश्लील नहीं भी हो सकती, दोनों बात। ठीक है, कहीं अश्लीलता नग्नता से संबंधित है ये है ही नहीं, गलत बात है। और हमने कई बार उदाहरण दिया। आप ऑपरेशन थिएटर में शुद्ध नग्नता है, कोई अश्लीलता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई मेडिकल साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, शुद्ध नग्नता है, लेकिन कोई अश्लीलता नहीं, कोई ऐसी भावना पैदा नहीं होती। हम यहां इसी ढंग के लेक्चर में बात कर रहे हैं, कोई अश्लीलता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, और वही एक विशेष मुखमुद्रा, एक विशेष भाव के साथ ये सारी बातें कही जाए, अभी अश्लील हो जाएंगी, अभी ही ये अश्लील हो जाएगा। इसलिए अश्लीलता का संबंध हमेशा आपके मन से है, अश्लीलता का संबंध बाह्य परिस्थिति से नहीं है। अब डीएम साहब मूर्ख है, फिल्म में सिर्फ नग्न दृश्य थे और नग्न दृश्य कहानी की मांग थी। ठीक है, कहानी की मांग के नाते नग्न दृश्य पढ़ने के आधार पर आपने फिल्म को अश्लील कर दिया और आपने उसका प्रदर्शन रोक दिया।
तो कानून तो खुद में ठीक है, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन विच वॉज यूज by that authority, in which that discretion was vested by the act, that was exercised, that was enjoyed by that authority in a wrongful manner. तो फिर मामला ये है, ठीक है ना। एक्ट भी खुद में गलत हो सकता है। एक्ट जो प्रतिबंध अधिरोपित कर रहा है वो स्वयं में युक्ति संगत नहीं है, ये भी संभव है। और संभव यह भी है कि एक्ट तो ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन है वो गलत ढंग से यूज हुआ। दोनों ही दशाओं में जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। तो एक्ट भी गलत हो सकता है और एक्ट भी ठीक हो सकता है, ठीक है। अब स्थिति यह है कि जो प्रतिबंध लगाया गया वो एकदम ठीक है। जैसे मुकदमा ये जो हम बता रहे थे वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या था, एक पंजाब सेफ्टी एक्ट 1952 या शायद 1950 इस नाम से एक अधिनियम था। उसके सेक्शन 2 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह शक्ति थी कि राज्य सरकार किसी भी अखबार को किसी भी विषय पर कुछ भी लिखने से 2 महीने के लिए रोक सकती थी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान था कि न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर उस विषय पर अगर कुछ लिखेगा तो वह कम्युनल हार्मोनी को, सांप्रदायिक सौहार्द को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा कि उससे लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी। सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचता है। सांप्रदायिक सौहार्द विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच मेलजोल की भावना को नुकसान पहुंचे। ये तब भी हो सकता है हम बात ठीक कह रहे हैं, तुम 100% गलत हो, तुम 100% गलत हो, और हम ठीक कर रहे हैं, तुम हमसे नाराज हो तो रहो। अब यहां मेरी अभिव्यक्ति से सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान हो रहा है, हो सकता है इससे लोक व्यवस्था भी भंग हो, लेकिन अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं पर स्टेट की भूमिका, इनके डंडे मारे जाने चाहिए। कैसे पैदा करो तुम लोक व्यवस्था की समस्या, ठीक है ना। कोई अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, तुम लोक व्यवस्था की समस्या पैदा करो, इसीलिए तो डंडा है फिर हमारे पास, फिर तो हम डंडा चलाएंगे, ठीक है। लेकिन यह भी हो सकता है कि हमारे बोलने से सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे, लेकिन इस हद तक ना पहुंचे कि लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाए। बहुत बार होता है, लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के धर्मों के लिए न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सब जगह देखा, इग्नोर कर दिया, ठीक है। कौन, हम तो कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करते, करो तो भगवान, उन्हें ना तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत है और ना भगवान को तुम्हारे विरोध की परवाह, दोनों ही नहीं है, वो दोनों से परे है। तुम खूब मुंह जितना बजा सकते हो उतना बजाओ, और तुम तो खाली मुंह ही बजा रहे हैं। हमारी मेथोडोलॉजी के मुताबिक तो हिरण्यकश्यप और रावण ने सिर्फ मुंह नहीं बजाया बल्कि प्रयास भी किए, तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तुम्हारी तो हैसियत ही कुछ नहीं है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसी अभिव्यक्ति भी हो सकती है जिससे कम्युनल हार्मोनी इस प्रकार से डिस्टर्ब हो कि उससे सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे, ठीक है। तब स्टेट गवर्नमेंट को उस एक्ट में ताकत थी कि स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती थी उस अभिव्यक्ति को। उस अभिव्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट ने रोक दिया पंजाब में, और उसका सेक्शन 3 था, वो गवर्नमेंट को इस बात के लिए इंपावर्ड करता था कि गवर्नमेंट बाहर छपने वाले किसी समाचार पत्र को भी पंजाब में प्रवेश
देने से मना कर सकती थी यदि वो इस प्रकार का स्कैंडलस मटेरियल छाप रहा है। चैलेंज हुआ जब गवर्नमेंट ने लगा कि ये एक्ट अयुक्ति संगत निर्बंधन लगा रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सोल निर्णायक है। तो कोर्ट ने कहा कि स्टेट, हाँ, और उसमें यह भी था सेक्शन 2 में कि यदि गवर्नमेंट प्रतिबंध लगाती है कि आप इस विषय पर कुछ नहीं लिखेंगे, तो संबंधित समाचार पत्र को रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देने का हक होगा, और गवर्नमेंट अगर उस रिप्रेजेंटेशन से संतुष्ट है तो प्रतिबंध हटा भी सकती है, लेकिन अपील कोई नहीं होगी, अपील का कोई प्रोविजन नहीं था। चैलेंज हो गया कि अयुक्ति संगत। और इससे पहले एक एक्ट था जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ताकत थी कि वो किसी भी फिल्म के प्रदर्शन को रोक सकता था यदि उसकी राय में वो फिल्म भ्रष्टता की भावनाएं, अनैतिकता की भावनाएं ये फैला रही, और अपील का कोई प्रोविजन नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि सुविधि की परिभाषा में नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोल निर्णायक नहीं हो सकता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय पर कि साहब यह अभिव्यक्ति कैसी है, इस विषय पर वो सोल निर्णायक नहीं हो सकता, अपील का प्रोविजन होना चाहिए, और इसलिए एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। इसमें भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट सोल निर्णायक है। कोर्ट ने कहा यहां बिल्कुल ठीक है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में एक अथॉरिटी है, दूसरा प्रतिबंध सिर्फ 2 महीने के लिए, तीसरे यह भी स्पष्ट है कि सारी अभिव्यक्ति नहीं, ऐसी अभिव्यक्ति जो कम्युनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचा रही है, और वो भी यहीं तक बात नहीं है, कम्युनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचा रही है, वो भी नुकसान ऐसा जिससे लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है, इसलिए यहां पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। और उसके बाद भी रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, और उनका अगर यहां पर, और सिर्फ 2 महीने की बात है, ठीक है, यहां पर हमको जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे कि न्यायालय में रिव्यू कराने का हक होगा, तो फिर जो प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य है 2 महीने के लिए, क्योंकि ये अर्जेंसी की दशा है, तो वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो सकता, इसलिए यहां स्टेट गवर्नमेंट को ही सोल निर्णायक होना चाहिए। लेकिन उनका धारा 3 में जो कुछ कहा गया है वो असंवैधानिक है, क्योंकि वहां कोई टाइम नहीं है। वहां आपने कहा कि अगर उपरोक्त प्रकार का मटेरियल किसी अखबार ने प्रकाशित किया तो उसका पंजाब में प्रवेश रोका जा सकेगा, कितने समय रोका जा सकेगा आपने लिखा ही नहीं। उसके अगेंस्ट कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई अपील कहीं हो सकेगी, है ही नहीं, इसलिए यह असंवैधानिक है। यही स्थिति कर वाले कानून में आई। कोर्ट ने कहा आप यह कैसे कह सकते हो कि सरकार को कर देने से रोकने की अपील अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत की गई है, तो प्रत्येक बार वो राष्ट्र की सुरक्षा को संकट है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा को संकट केवल सशस्त्र विद्रोह इससे ही नहीं होता। राष्ट्र की सुरक्षा को संकट, भाई पैसे ही नहीं होंगे राष्ट्र की व्यवस्था कैसे चलेगी? ना तो हम मिलिट्री को पैसे दे पाएंगे, ना हम पुलिस को दे पाएंगे, हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, तो चलेगा कैसे? और सब कुछ चलता टैक्स से। तो राष्ट्र की सुरक्षा को संकट, इस नाते आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को असीमित तौर पर अयुक्त संगत तरीके से निर्बंधित करता हो, रेस्ट्रिक्ट करता हो। आप ये बताओ ना कि अगर कर न देने के लिए इस तरह अभिव्यक्ति दी गई है कि उससे यह प्रयास किया जा रहा है कि स्टेट को ओवरथ्रो कर दिया जाए, देन ऐसी अभिव्यक्ति को रोका जाएगा। आप तो यह कह रहे हो कि अगर कर न देने के लिए अभिव्यक्ति दी गई तो रोका जा सके। कर न देने के लिए जो सीए है, जो आदमी का वकील है टैक्सेशन का, वो भी उत्प्रेरित करता है।
वो भी कहता है कि कर मत देना, यहां इतनी बचत यहां होती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देना कर। तो प्रत्येक वो अभिव्यक्ति है, कई बार सत्याग्रह के नाते कहा जाता नहीं देंगे टैक्स, उसमें नहीं देंगे टैक्स ये शामिल नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि ना तो तुम हमें बिल देते हो, रोज तो बिजली कटौती करते हो, कंप्लेंट लिखाओ आते नहीं, हम नहीं देंगे बिल। अब यहां हम नहीं देंगे बिल का तात्पर्य यह नहीं है कि हम नहीं देंगे बिल। यहां बिल का न देने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब तुम अपनी व्यवस्था भी तो सुधारो, वो नहीं सुधार रहे, हम तो बिल ले रहे। कहते टोल टैक्स नहीं देंगे, तो टोल टैक्स नहीं देंगे ये नहीं कह रहे। तो कोर्ट ने यही कहा कि जैसे वहां कहा कि ऐसी अभिव्यक्ति जो क्या कर रही, कम्युनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचा रही, और नुकसान इस ढंग से कि लोक व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाए, ऐसे सुविधा होनी चाहिए, तब कानून युक्ति संगत है ये कहा जाता है। और हमने पहले भी चर्चा की कि लोक व्यवस्था के हित में, नॉट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। और राम मनोहर लोहिया के केस में ये ठीक पाया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी अगर आपकी अभिव्यक्ति से लोक व्यवस्था की समस्या वाकई पैदा नहीं हुई अभी, लेकिन हो सकती है, तो भी आपकी अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है। तो लोक व्यवस्था और लोक सुरक्षा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, ये क्या है और कब कब आपकी अभिव्यक्ति रोकी जा सकती, उनके लिए क्या प्रावधान है। ये एक चीज और, अनुशासन, जो लोक सेवक हैं उनके बीच अनुशासन, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने का जो आधार है ये नहीं है, 19(2) में वर्णित नहीं है। लेकिन के देवेंद्रप्पा वर्सेस कर्नाटक स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, यह मुकदमा हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्विस रूल, जो इस प्रकार की अभिव्यक्ति देने पर जो लोक सेवकों के आचरण के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो नियमावली बनी है, उसके प्रतिकूल होने पर आपकी अभिव्यक्ति के आधार पर आपको सेवा से निकाले जाने का प्रावधान करता था, उस नियम को संवैधानिक पाया। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपकी अभिव्यक्ति आप जिस सेवा में हैं, उस सेवा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ठीक है, गैर जरूरी थी या उस सेवा के अनुशासन को नुकसान पहुंचाती है, तो भी आपकी अभिव्यक्ति को रोका जा सकता है, जबकि आपकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने के लिए यह आधार के तौर पर वर्णित नहीं है। इसलिए यह मुकदमा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक विशेष बात कह दी के देवेंद्रप्पा, और के देवेंद्रप्पा में यह कहा, फैक्ट क्या थे, के देवेंद्रप्पा कर्नाटक स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के कर्मचारी थे। इन्होंने कॉर्पोरेशन के एमडी, उसके खिलाफ प्रेस में बयान दिए और गवर्नमेंट को लेटर लिखे, उनमें कॉर्पोरेशन के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाया। गवर्नमेंट ने इनको डिसमिस कर दिया सर्विस से, क्योंकि एक सर्विस रूल, एक नियम मौजूद था जो ये कहता था कि अगर आप कोई ऐसी अभिव्यक्ति दे रहे हैं जो अनुशासन के विपरीत है, जो विभाग का अनुशासन है, तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। इन्होंने इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए इस नियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किए जाने के लिए याचिका प्रस्तुत की और कहा यह अयुक्त संगत निबंधन है मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। हम ऐसा बोल सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि नहीं,
पहली चीज, आप नागरिक के नाते जो अधिकार धारित करते हैं और आप सरकारी कर्मचारी या किसी संस्थान के कर्मचारी के रूप में जिन कर्तव्यों के अधीन आते हैं, उन दोनों का पालन आपको एक साथ करना होगा। ये नहीं कि नागरिक के रूप में जो अधिकार आपके हैं उनकी तो आप मांग करो, लेकिन सरकारी कर्मचारी के तौर पर जो आपके कर्तव्य हैं उनकी आप अनदेखी करो। और सरकारी सेवाओं में अगर अनुशासन नहीं रहेगा, कर्मचारी इस प्रकार अनुशासनहीन हो जाएंगे, तो ये लोक व्यवस्था इसके लिए नुकसानदेह होगा ही होगा। ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बनाया गया नियम। और दूसरी चीज, आपने जब गवर्नमेंट सर्विस स्वीकार की तो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए जो नीति आचरण की जो नियमावली है उसके अंतर्गत आचरण करने की सहमति विवक्षित रूप से इंप्लाइडली ये भी दी थी। इसलिए यहां पर नियोजक का आचरण एकदम ठीक है और आपको सेवा से अलग कर ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपने उस आचरण की नियमावली का उल्लंघन किया जो सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। और सेवाओं में अनुशासन न होने की दशा में लोक व्यवस्था की समस्या पैदा ही होगी। और नागरिक के रूप में आपके अधिकार और लोक सेवक के रूप में या किसी संस्थान के कर्मचारी के तौर पर आपके जो कर्तव्य हैं, इन दोनों का पालन आपको एक साथ करना होगा, क्योंकि उन कर्तव्यों के पालन की विवक्षित संविदा आपने नियोजक से की थी। तो इस मुकदमे से यह निकलता है कि लोक सेवकों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जो नियम है उनके आधार पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। लेकिन इस सिद्धांत को निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में लागू करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मामला उलट होता है। परिस्थितियों में देखना पड़ेगा क्या उचित है क्या अनुचित। एक नगर पालिका के पार्षद ने नगर पालिका का जो टैक्सेशन संबंधी प्रस्ताव था उसके विरोध में अपनी अभिव्यक्ति दी। इस आधार पर गवर्नमेंट ने देवेंद्रप्पा रूलिंग का हवाला देते हुए उसकी सदस्यता खत्म कर दी और कहा कि अनुशासन रहना चाहिए। आप नगर पालिका के पार्षद और नगर पालिका के प्रस्ताव से असहमत नहीं हो सकते। कोर्ट ने कहा आपके कर्मचारी की बात अलग है, आपके कर्मचारी आपसे संविदा करके सेवा में आए और नगर पालिका का जो पार्षद है वो अपने वोटर से संविदा करके नगर पालिका का पार्षद बनाए और उसने अपने वोटर्स को इंप्लाइड एश्योरेंस दिया है कि वो उनके हितों के संबंध में वहां आवाज उठाएगा। आपके एम्प्लॉय की बात अलग थी, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट था। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट यही है कि ये आपके खिलाफ आवाज उठाए, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट यही है कि वो आपके समर्थन में रहे। तो दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए एक लकड़ी से नहीं हका जा सकता। और यहां उन्होंने इस प्रकार की बात को गलत पाया है। अब बस एक बात बचती है, वो ये है कि नॉइज पॉल्यूशन, हमने अभी तक देखा कि ध्वनि ये अपने आप में यानी शोर अपने आप में अनुच्छेद 19 पर प्रतिबंध लगाने के आधार के तौर पर वर्णित नहीं है, जब तक कि शोर इस सीमा तक न बढ़े कि वो लोक व्यवस्था की समस्या को पैदा करे। इसके कारण से शुरुआती दौर में बड़ी समस्या आई है, क्योंकि लोगों ने जैसे ये कहा गया कि लाउड स्पीकर, इसका उपयोग करना आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये एंसिलरी राइट है, आनुषंगिक अधिकार है। आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति के जितने माध्यम है उतने माध्यमों का उपयोग करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हो, और लाउड स्पीकर उसमें सहायक है। इसलिए लाउड स्पीकर का उपयोग करना आपका फंडामेंटल राइट है। इसका दुरुपयोग हुआ और जबरदस्त शोर सोसाइटी में आ गया। 2-2 बजे तक डीजे चल रहा है, लोगों ने जीना लोगों को मुश्किल कर दिया, उनका सोना उठना बैठना मुश्किल कर दिया। और ये ज्यादा समय पुराने की बात नहीं, बस अभी 8-10 साल पीछे की बात है।
तब कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लेना शुरू किया और अनुच्छेद 21 और 19, अब आप देखें 19 के प्रतिबंध के हेड में शोर नहीं है जब तक कि वो लोक व्यवस्था की समस्या को पैदा न करे। हालांकि शोर अत्यधिक हो जाए तो 144 के आधार पर भी, क्योंकि 144 में लिखा है ना कि वो कोई आदेश दे सकते हैं जिस आदेश की प्रवृत्ति ये हो कि वो मानव स्वास्थ्य, मानव जीवन, बलवा, दंगा, इस सब का निवारण करने की प्रवृत्ति रखता हो, ऐसा कोई भी आदेश को दे सकते हैं। तो 144 में भी रेगुलेट कर सकते, लेकिन 144 का आदेश जारी करने की भी एक प्रक्रिया है और रात में 2 बजे शोर हो रहा है, ठीक है, और 144 मिनिमम आपका अब शायद 6 महीने हो गए, पहले तो 2 ही महीने थी, ठीक है ना, अब शायद 6 महीने हो गए जहां तक हमें याद पड़ता है। उतना ही समय के लिए तो लग सकता है, कंटिन्यूअस तो 144 नहीं लग सकता। तो ये शोर कैसे नियंत्रित हो, तब कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन को बदला और कहा कि ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन लाउड स्पीकर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह शोर उत्पन्न करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है। शोर उत्पन्न, लाउड स्पीकर का उपयोग करिए, लाउड स्पीकर का उपयोग करिए, लेकिन शोर उत्पन्न मत करिए। देखिए, उपयोग और शोर दो अलग बातें हैं। लाउड स्पीकर आप इतनी मतलब सीमा में, इतनी आवाज के साथ चलाइए कि शोर ना हो, जितना जरूरत है उतना ही रहे। आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हो, मैदान के अंदर लगा लीजिए आप। ये क्या मतलब हुआ, आपने बिजली के खंभों पर लगा के लाउड स्पीकर, लगा के लाउड स्पीकर और 10 किलोमीटर तक कर दिया। इसका क्या मतलब है? अरे भाई, जिसको सुनना है वो वहां जाएगा। और फिर वॉल्यूम आपने फुल पर खोल दी, जिसका क्या मतलब है? शोर नहीं, लाउड स्पीकर का उपयोग ये करिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अपने में शोर करने की अनुमति नहीं देती। शोर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं, और जब शोर करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है ही नहीं, तो प्रतिबंध की बात ही नहीं उठती। भाई, प्रतिबंध का हेड तो तब आए जब पहले आपकी चीज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मानी जाए, तब प्रतिबंध की बात करें ना। तो कोर्ट ने अपने व्यू को बदला और कहा शोर उत्पन्न करना यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई यह नहीं कह सकता कि हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस प्रकार उपयोग करेंगे कि किसी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो पड़े, यानी किसी के अधिकार इस सीमा तक नहीं हो सकते कि उस सीमा में दूसरों के अधिकार समा जाएं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अगर आपको बोलने का हक है तो दूसरे को न सुनने का हक भी है। आप सुनाओगे, जरूरी नहीं हम सुने, और आप हमें जबरदस्ती नहीं सुना सकते। हमें जबरदस्ती न सुनाए जाने का हक यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही है। तो इसलिए आप इस प्रकार लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते कि दूसरों को दिक्कत होने लगे सोने में। और इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों का निर्णय आए। शुरुआत केरल हाईकोर्ट से। केरल हाईकोर्ट ने सबसे पहले कहा, सिंगल जज ने, कि शोर ऐसी समस्या बन गया है कि लाउड स्पीकर का उपयोग फंडामेंटल राइट माना जाए, यहां तक ठीक है, लेकिन इसके दुरुपयोग को फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता। केरल में ही दूसरा मुकदमा है। उन्होंने कहा अगर हम लाउड स्पीकर को के उपयोग को फंडामेंटल राइट मान भी ले, ठीक है, चलिए आपको लाउड स्पीकर के उपयोग का अधिकार है, लेकिन अबाध अधिकार है यह नहीं माना जा सकता। लाउड स्पीकर का उपयोग परमिसिबल लिमिट्स में ही हो सकता है। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के डिसीजन आए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अजान का इशू लिया और कहा कि नहीं, यह नहीं होगा, आप अनबियरेबल लिमिट में
शोर पैदा नहीं करेंगे। उसका बाद बर्रा बाजार फायरवर्क्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह मुकदमा कलकत्ता का ही है। उसमें भी उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विधायिका कोई कानून नहीं बना रही, ये चिंताजनक है और हम गाइडलाइन जारी करेंगे। फिर जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है इस विषय पर वो है चर्च ऑफ गॉस्पेल वर्सेस KKRC एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे करके कुछ है। चर्च ऑफ गॉस्पेल लिखेंगे तो भी पता रहता है। और उसमें ये इशू उठा क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अजान का इशू लिया था, तो वहां ये बात उठी कि लाउड स्पीकर इसका उपयोग अनुच्छेद 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता इससे भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं जुड़ा है, क्योंकि किसी भी धर्म में जो पहली अजान हुई होगी या पहली बार रामचरितमानस का पाठ हुआ होगा लाउड स्पीकर पर नहीं हुआ था। कहीं ये नहीं लिखा कि लाउड स्पीकर पर ही प्रार्थना होगी, कहीं नहीं लिखा। इसलिए लाउड स्पीकर का उपयोग नो डाउट मना नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट रहेगा। लेकिन इस पर जो प्रतिबंध है इसे बियरेबल लिमिट में रखा जाएगा। और दूसरी बात, इस पर प्रतिबंध, चूंकि ये फंडामेंटल राइट है इसलिए इस पर प्रतिबंध जब कभी लगाया जाएगा तो युक्ति संगत तरीके से ही लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात आई है नॉइज पॉल्यूशन को लेकर, लगभग ये खत्म है। अगर कोई एक आध बात बची होगी तो चर्चा कर लेंगे, अन्यथा अनुच्छेद 19(1)(a) उस पर प्रतिबंध के हेड, प्रतिबंध कैसे लगता है विधायिका के कानून के माध्यम से, कानून कैसा होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए। कानून युक्ति संगत हो सकता है लेकिन कानून के अंतर्गत कार्यवाही जो की गई वो युक्ति संगत हो सकती। अगर इनमें से कोई भी बात है तो उस कार्यवाही को शून्य घोषित किया जाएगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अबाधित रहेगी, ऐसा बताया गया। शेष चर्चा आगे करेंगे, देखेंगे। क्या लिख के आ रहा था?